नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी9 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। टॉप 9 में सबसे पहले बात अस्पताल में भर्ती ममता बनर्जी की। कल नंदीग्राम में ममता बनर्जी को पैर में चोट क्यों लग गई और ममता और उनकी पार्टी ने इसे बीजेपी का हमला बताया है। बीजेपी ने इसे सियासी ड्रामा कहा है। इस बीच कोलकाता के अस्पताल में भर्ती ममता का हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है। इसमें उनके बाएं टखने और पैर में गंभीर चोट बताई गई है। उनके दाहिने कंधे में भी चोट लगी है। ममता बनर्जी को अगले 48 घंटे तक निगरानी में रखा जाएगा। ममता की चोट और इस पर मची सियासी घमासान से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 ममता को चोट में। कल नंदीग्राम में नामांकन के बाद घायल हुई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तबीयत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। कल देर रात उन्हें कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में ममता की चोट का एमआरआई स्कैन हुआ। 5 डॉक्टरों का पैनल इलाज में जुटा है। सभी 5 रिपोर्ट के मुताबिक उनका इलाज किया जा रहा है। कल नंदीग्राम में नामांकन दाखिल करने के बाद गाड़ी में बैठने के दौरान ममता बनर्जी को पैर में तेज चोट लगी, जिसके बाद वो अपनी गाड़ी में ही सीट पर बेसुध हो गई। ममता ने बताया कि किसी ने उनकी गाड़ी का दरवाजा जोर से बंद कर दिया, जिससे उनके पैर में चोट लगी। ममता को नंदीग्राम में लगी चोट से ठीक पहले का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में ममता गाड़ी में बैठने जाती दिखाई दे रही हैं। सड़क के दोनों किनारे ममता के समर्थकों की भीड़ दिखाई दे रही है। ममता की गाड़ी का दरवाजा खुला दिखाई दे रहा है और वो लोगों का सीट पर से ही खड़े होकर अभिवादन स्वीकार करते दिखाई दे रही हैं। नंदीग्राम में हुई घटना को ममता बनर्जी ने खुद पर हमला बताया है। उन्होंने कहा कि उनके पैर को जानबूझकर कुचलने की कोशिश की गई। बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री के काफिले में किसने सेंधमारी की। ममता ने चुनाव प्रचार के दौरान इसे बड़ी साजिश करार दिया है। ममता बनर्जी के मुताबिक हमले के वक्त बंगाल पुलिस उनके साथ नहीं थी। ममता बनर्जी को नंदीग्राम के बिरुलिया बाजार में जिस जगह पर चोट लगी, वहां पर मौजूद कुछ स्थानीयों ने बताया कि सड़क पर लगे एक लोहे के पिलर से उन्हें चोट लगी। गेट खुला है, यहाँ पे चोट लग गया। अच्छा, पिलर बात बोल रहा है कि ये 5 आदमी को उसको ठेल दिया। नहीं उस धक्के तो नहीं दी। टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी ने कहा है कि चुनाव आयोग के आदेश पर राज्य के डीजीपी और आईजी को बदलने के बाद ममता पर हमला हुआ है। चुनाव आयोग दायित्व से नहीं बच सकता। वो आज चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करेंगे। ममता पर हमले की साजिश बीजेपी ने रची है। इस बीच ममता के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने अस्पताल में जाकर ममता का हाल जाना। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देखने पहुंचे। अस्पताल पहुंचने पर टीएमसी समर्थकों ने राज्यपाल के विरोध में गो बैक के नारे लगाए। पूरी घटना पर उन्होंने सुरक्षा मामलों के डायरेक्टर और मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है। ममता बनर्जी को लगी चोट पर बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि सामान्य घटना को सुनियोजित साजिश बताने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर हमला हुआ है तो चुनाव आयोग पूरे मामले की सीबीआई जांच कराए। बीजेपी ने पुलिस अधिकारियों को लेकर भी शिकायत की है। चुनाव आयोग ने भी राज्य पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव ने कहा है कि ममता पर हमला निंदनीय है। इस बीच बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने इसे ममता की नौटंकी बताया है। उन्होंने कहा ममता की सुरक्षा में लगे आईपीएस अधिकारियों को सस्पेंड कर देना चाहिए। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने भी इसे सियासी नौटंकी करार दिया। जख्मी दीदी, कहीं ममता के समर्थकों का प्रदर्शन तो कहीं सलामती के लिए दुआ। इन सबके बीच नंदीग्राम के रण पर सियासी आर पार। बंगाल के लिए शाह का अगला कदम क्या है? बंगाल चुनाव से जुड़ी सभी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 बैटल ऑफ बंगाल। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घायल होने के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह प्रदर्शन किए। उधर कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल के अंदर इस मजार में ममता बनर्जी की सलामती के लिए दुआ मांगी गई। फिलहाल ममता बनर्जी की हालत स्थिर है। बंगाल चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली थी, लेकिन ममता के अस्पताल में भर्ती होने की वजह से घोषणा पत्र जारी होने की उम्मीद नहीं है। बंगाल में 8 चरणों में होने वाले चुनाव के पहले दौर की वोटिंग 27 मार्च को होनी है। ऐसे में घोषणा पत्र के जरिए अपने वादों को जनता तक पहुंचाने के लिए वक्त बहुत कम बचा है। सीएम ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से कल अपना नामांकन दाखिल कर दिया। पर्चा भरने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि नंदीग्राम उनके लिए कोई नई जगह नहीं। नंदीग्राम के लोगों ने आंदोलन में उनका साथ दिया था और इस चुनाव में भी उन्होंने नंदीग्राम में जन समर्थन का भरोसा जताया। नामांकन से पहले उन्होंने एक पैदल मार्च भी किया। बीजेपी ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस की नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नामांकन दाखिल करने के दौरान पुलिसकर्मियों के होने को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। आयोग को दी अपनी शिकायत में बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस राज्य में टीएमसी कैडर की तरह काम कर रही है। बीजेपी ने सीनियर पुलिस अफसर विवेक सहाय और ज्ञानवंत सिंह की शिकायत कर तुरंत कड़ी कार्रवाई की मांग की।
ममता बनर्जी के खुद को ब्राह्मण बताने वाले बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता पर निशाना साधते हुए कहा, ये पहली बार है जब ममता बनर्जी खुद को ब्राह्मण साबित करने की कोशिश कर रही हैं। इससे पहले वो हिजाब पहनने और मुसलमानों का रहनुमा होने की बात करती थी। वहीं गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता चुनावी हिंदू हो गई हैं। टीएमसी नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। मंत्री बच्चू हांसदा और पार्टी के विधायक गौरी शंकर दत्ता बीजेपी में शामिल हो गए। हांसदा दक्षिण दिनाजपुर जिले में तपन सीट से विधायक हैं। दत्त नदिया में तिहट्टा विधानसभा सीट से विधायक हैं। इससे पहले सोमवार को भी 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीजेपी में फिल्म कलाकारों के शामिल होने का सिलसिला जारी है। अभिनेता बोनी सेन गुप्ता और अभिनेत्री राशि राजवंशी बीजेपी में शामिल हो गए। उनकी करीबी दोस्त और एक्ट्रेस कौशानी मुखर्जी हाल ही में टीएमसी में शामिल हुई थी और कृष्णानगर उत्तर सीट से उम्मीदवार हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद बीजेपी ने बंगाल पर फोकस कर दिया है। इसी के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिर से बंगाल दौरे पर आ रहे हैं। 27 मार्च को पहले चरण के मतदान के पहले वो 15 और 19 मार्च को बंगाल का दौरा करेंगे। इस दौरे के दौरान वो हिंसा के शिकार बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिजनों से मुलाकात कर सकते हैं और चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेंगे। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने मिथुन को Y+ सिक्योरिटी दे दी है। मिथुन को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा CISF की तरफ से दी जाएगी। आपको बता दें, बंगाल में करीब 60 नेताओं को चुनाव पूर्व X और Y कैटेगरी की सुरक्षा गृह मंत्रालय दे चुका है। तो असम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी का नया मास्टर स्ट्रोक क्या है? वोटिंग से पहले कांग्रेस को जोर का झटका क्यों लगा है? केरल में 2 टर्म नॉर्म पॉलिसी से सीपीएम में क्यों टेंशन बढ़ गई है? चुनाव और उनसे जुड़ी सियासत की दूसरी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 21 का राज्याभिषेक। बंगाल और असम के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। बीजेपी ने असम के 3 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। असम के हेलाकांडी से मिलन दास, सिपाझार से परमानंद राजबोंगशी और होजाई से रामकृष्ण घोष को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं बंगाल के लिए 2 प्रत्याशियों की घोषणा की है। खड़गपुर सदर से हिरणमय चट्टोपाध्याय और बडजोड़ा से सुप्रीति चटर्जी को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने ये लिस्ट चुनाव आयोग को भेज दी है। पश्चिम बंगाल में 40 नेताओं को स्टार कैंपेनर बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों राज्यों के स्टार कैंपेनर बने हैं। बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होने हैं, जबकि असम में 3 चरणों में मतदान होगा। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की चल अचल संपत्ति 2016 के विधानसभा चुनाव के बाद से 71% से अधिक बढ़ी है। हालांकि सोनोवाल ने कोई नई अचल संपत्ति नहीं खरीदी है। माजुली सीट से 2021 के राज्य विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर सौंपे गए अपने हलफनामे में सोनोवाल ने 3.17 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति की घोषणा की है। असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। ये लिस्ट दूसरे चरण के चुनाव के लिए है। इस लिस्ट में 26 उम्मीदवारों के नाम हैं। इसके अलावा असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मोहन प्रकाश और जयदेव जेना को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। असम विधानसभा चुनाव में AIUDF के मुखिया बदरुद्दीन अजमल के एक वीडियो से सियासी घमासान मचा हुआ है। अजमल का कहना है कि ये वीडियो फेक है। वीडियो में वो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात कहते हुए सुनाई देते हैं। 100% फेक है ये और ये झूठा है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए AIADMK ने 171 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। ये सत्ताधारी AIADMK की दूसरी लिस्ट है। DMK ने AIADMK की लिस्ट पर निशाना साधा है। DMK नेता TKS इलांगोवन ने कहा है कि AIADMK ने फिर सभी सीटों पर भ्रष्ट नेताओं को टिकट दिया है। तमिलनाडु में AIADMK बीजेपी और PM के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। अभिनेता कमल हासन ने तमिलनाडु में DMDK को साथ चुनाव लड़ने का न्योता दिया है। DMDK ने सीटों के बंटवारे पर नाराजगी के चलते AIADMK बीजेपी गठबंधन छोड़ दिया है। कमल हासन की पार्टी MNM 154 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। चुनाव के नतीजे 2 मई को आएंगे। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन इस बार फिर कन्नूर जिले की धर्मादम सीट से चुनाव लड़ेंगे। सीपीएम ने बुधवार को 83 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 33 मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दिए गए हैं। इनमें 5 मंत्री और स्पीकर का भी नाम शामिल है। पार्टी की तरफ से 12 महिला उम्मीदवारों को भी टिकट दिया गया है। आपको बता दें, लेफ्ट पार्टी पहली बार 2 टर्म नॉर्म लेकर आई है। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। केरल से पार्टी के वरिष्ठ नेता PC चाको ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। चाको केरल चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर नाराज थे। चाको ने इस्तीफा देने के बाद कहा कि अब काम करना मुश्किल है, क्योंकि केरल में पार्टी 2 धड़ों में काम कर रही है और यहां आपस में ही सभी ने सीटों को बांट लिया है। पीएम मोदी आज करेंगे स्वामी चिदवरानंद की भगवत गीता की किंडल वर्जन का लोकार्पण। कहां आतंकियों के खिलाफ चल रहा है ऑल आउट ऑपरेशन।
और हरिद्वार कुंभ में पहला शाही स्नान। अलग अलग अखाड़ों के साधु संत लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। देश की अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वामी चिदभवानंद की भगवत गीता का किंडल वर्जन का लोकार्पण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। अब तक स्वामी चिदभवानंद की भगवत गीता की 5 लाख कॉपियां बिक चुकी हैं। स्वामी चिदभवानंद श्री रामकृष्ण तपोवनम आश्रम के संस्थापक हैं। ये आश्रम तमिलनाडु के थिरुप्पराई थुराई तिरुचिरापल्ली में है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के बिजबेहाड़ा के कांदीपुरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेर लिया है। दोनों ओर से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। जानकारी के मुताबिक दोनों आतंकी एक ही घर में छिपे हैं। कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन जारी है। अवंतीपोरा पुलिस ने लश्कर के आतंकी मॉडल का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 7 आतंकी मददगार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, डेटोनेटर, हथगोले और एक मारुति कार भी जब्त की। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों ने 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि आंदोलन के 4 महीने पूरे होने के मौके पर भारत बंद का ऐलान किया गया है। इसके अलावा किसान मोर्चा 15 मार्च को पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ ट्रेड यूनियन के विरोध प्रदर्शन में शामिल होगा। यूपी में अलीगढ़ के बुधविहार इलाके में बीएसपी के 2 गुटों में मारपीट हो गई। यहां बीएसपी के जिलाध्यक्ष रतनदीप सिंह के घर पर जमकर तोड़फोड़ की गई। हमला करने वाले लोग यूपी पंचायत चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार को उतारने की मांग कर रहे थे। पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी के गोरखपुर में लव जिहाद के 2 मामले सामने आए। हरपुर बुद्ध इलाके में मैनुद्दीन नाम के शख्स ने पहले हिंदू लड़की से शादी की, उसके बाद मुस्लिम लड़की से शादी करने जा रहा था, तभी पुलिस ने मंडप से उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं शाहपुर थाना क्षेत्र में आदत खान नाम के शख्स को एक नाबालिग को भगाने की कोशिश के लिए गिरफ्तार किया गया। पश्चिम बंगाल की ये हुगली की तस्वीरें हैं, जहां एक छात्र का शव मिलने के बाद भीड़ बेकाबू हो गई। पुलिस की नाकामी पर लोगों ने सड़क पर हल्ला बोल दिया। आक्रोशित भीड़ को शांत करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। बताया जा रहा है कि बीटेक का छात्र कुछ दिनों से लापता था, लेकिन जब उसका शव बरामद किया गया तो स्थानीय लोग गुस्से से आग बबूला हो गए। महाराष्ट्र में 5 महीनों के बाद कल एक दिन में सबसे ज्यादा नए केस मिले। कल राज्य में 13,600 से ज्यादा नए केस मिले, जबकि 54 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में 1500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। मुंबई और नासिक में कई इलाकों में कोरोना के हॉटस्पॉट बन गए हैं। नासिक में 1000 से ज्यादा नए केस मिले। पुणे शहर में कई पाबंदियां लगाई गई है। हरिद्वार में आज से पहले शाही स्नान की शुरुआत हो गई है। हरिद्वार आने वाले हर व्यक्ति को कुंभ मेला पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और 72 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना होगा। बॉर्डर और मेला क्षेत्र में 40 टीमें कोविड की रैंडम जांच करेंगी। आज देश भर में महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के जिलर जवानों ने कैसे जान पर खेलकर बदमाशों को पकड़ा है, इसके साथ देखेंगे कि कहां बंदरों के आतंक से मची भगदड़। राज्यों से जुड़ी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 देश प्रदेश। आज देश भर में महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में सुबह भस्म आरती को लेकर भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया। कोरोना महामारी को देखते हुए श्रद्धालुओं को इस बार दर्शन के लिए प्री बुकिंग करानी होगी। जो भी श्रद्धालु प्री बुकिंग नहीं कराएंगे वे दर्शन नहीं कर पाएंगे। महाशिवरात्रि के मौके पर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर को खूबसूरत रोशनी से सजाया गया। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में शंकराचार्य मंदिर भव्य दिख रहा है। श्रीनगर के महापौर जुनैद अजीम मट्टू ने मंदिर के एरियल व्यू का ये वीडियो ट्वीट किया है। आज सुबह से ही मंदिर में भक्त भगवान भोले की पूजा अर्चना कर रहे हैं। पटना से बदमाशों की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है। 26 फरवरी को अपराधियों ने होटल कर्मचारी द्वारा खाने का बिल मांगने पर मुंह में पिस्टल डाल दी थी और जान से मारने की धमकी दी। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी 2 की तलाश जारी है। राजधानी लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र में दवा व्यवसायी के घर से लगभग 9 लाख की चोरी का मामला सामने आया है। परिवार की गैर मौजूदगी में चोरों ने घर में तैनात गार्ड को मारपीट कर बाथरूम में बंद कर दिया। 3 चोरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू के बेटे अनिरुद्ध राघव के मौत के मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली है। हालांकि पुलिस हर एंगल से मौत की जांच कर रही है। पुलिस पत्नी शालू से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि गाजियाबाद के एक सोसाइटी में अनिरुद्ध का शव पड़ा मिला था। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि एक ऑटो ड्राइवर्स ने पहले लड़की का अपहरण किया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तुरंत एक्शन में आई और आरोपी ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी इलाके में एक अपराधी को पकड़ते हुए 2 कांस्टेबल नवीन और मनीष को गोली लग गई थी। घायल होने के बावजूद दोनों अपराधियों को पकड़ने में कामयाब हो गए। घायल कांस्टेबलों की हौसला अफजाई करने कमिश्नर और डीसीपी एम्स के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। तेलंगाना के वारंगल में बंदरों ने आतंक मचा रखा है। काजीपेट में दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ट्रेनिंग सेंटर में अचानक बंदर आ गए। छत पर मौजूद छात्राएं डरकर भागने लगी। इसी बीच एक छात्रा की छत से गिरने से मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।
झारखंड के झरिया में कोयले के खनन के दौरान भीषण आग लग गई। ये आग पोकलेन मशीन में शॉर्ट सर्किट के बाद लगी। हादसा जमीन से करीब 200 फीट नीचे हुआ, जहां खनन का काम चल रहा था। इतनी गहराई की वजह से बचाव कार्य में परेशानी हुई। मशीन का ऑपरेटर किसी तरह से आग की चपेट में आने से बच गया। आग लगने से कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। सऊदी अरब ने हूती विद्रोहियों से ड्रोन हमले का कैसे लिया बदला? रूस की सेना ने कहाँ किया सैन्य अभ्यास? टर्की को रूस से क्या सौगात मिली? किस देश को फाइटर हेलीकॉप्टर बेचने से टर्की को अमेरिका ने रोका? और अमेरिका और चीन के बीच कब होगी बात? ग्लोबल टेंशन से जुड़ी सभी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। सऊदी अरब ने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर हवाई हमले किए हैं। इस हवाई हमले में हूती के कई ठिकाने तबाह हो गए। इस हमले में हूती विद्रोहियों के पास पहुंचे रूसी मीडियम रेंज सैम सिस्टम को भी तबाह कर दिया गया। 4 दिन पहले ही हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब में ड्रोन से हमला बोला था। रूस की सेना ने दक्षिणी रूस के रेगिस्तानी इलाके में सैन्य अभ्यास किया। रूसी सेना ने यहां टैंक और मिसाइल के साथ अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। रूसी सेना ने टैंक से कम दूरी की रेंज वाली कई मिसाइलें दागी। हाल के दिनों में अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ा है। रूसी सेना ने इसे अपना रूटीन सैन्य अभ्यास बताया। रूसी सेना ने दक्षिण साइबेरिया के कुचबास में मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज की है। बर्फ से ढके केमेरोवा इलाके में हुए इस ट्रेनिंग ड्रिल में रूसी सेना के जवानों ने टैंक से फायरिंग की। इस ट्रेनिंग में टारगेट पर सटीक निशाना लगाने की तकनीक सिखाई गई। मिग 31 इंटरसेप्टर के चालक दल ने आर्कटिक सर्कल में घुसपैठियों को रोकने के लिए अभ्यास किया। बुधवार को तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तुर्की में तीसरे न्यूक्लियर प्लांट का शिलान्यास किया। एर्दोआन ने कहा कि इस संयंत्र के जरिए तुर्की परमाणु ऊर्जा संपन्न देशों की फहरिस्त में आएगा। रूस मर्सिन प्रांत में तुर्की के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कर रहा है। अमेरिका ने तुर्की को पाकिस्तान को फाइटर हेलीकॉप्टर बेचने पर रोक लगा दी है। तुर्की पाकिस्तान को 30 अटक 12 हेलीकॉप्टर बेचने वाला था। इस हेलीकॉप्टर में डबल इंजन है। ये हेलीकॉप्टर तुर्की में ही बनाया गया है, लेकिन इसमें इंजन अमेरिका का लगा हुआ है। अमेरिकी रोक के बाद पाकिस्तान अब डबल इंजन वाले फाइटर हेलीकॉप्टर चीन से ले सकता है। ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीन अगले 6 सालों में हमला कर सकता है। अमेरिका के टॉप मिलिट्री कमांडर ने चेतावनी जारी की है। अमेरिकी कमांडर ने कहा है कि चीन एशिया में अमेरिकी सैन्य शक्ति से आगे बढ़ने की लगातार कोशिश कर रहा है। पिछले कुछ महीनों से लगातार चीन ताइवान की सीमा में लड़ाकू विमान के जरिए घुसपैठ की कोशिश करता रहा है। अमेरिका में जो बाइडेन की सत्ता आने के बाद पहली बार चीन और अमेरिका के बीच टॉप लेवल के राजनयिकों के बीच 1-to-1 बातचीत होने वाली है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 18 मार्च को अलास्का में चीनी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। हाल के दिनों में चीन और अमेरिका के बीच साउथ चाइना सी समेत कई मुद्दों को लेकर तनाव बढ़ा है। एक तरफ अमेरिका चीन के साथ बातचीत करने जा रहा है, दूसरी तरफ वो एशिया में चीन को अलग थलग करने की रणनीति पर भी काम कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन 15 मार्च से 18 मार्च तक जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर रहेंगे। इस दौरे में हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपसी सहयोग मजबूत करने पर बात होगी। ईरान ने एक बार फिर 2015 में हुई न्यूक्लियर डील को जारी रखने की अमेरिका की अपील को खारिज कर दिया है। अमेरिका ने ईरान को इस डील पर बारीकी से समीक्षा करने का प्रस्ताव दिया था। पिछले महीने अमेरिका ने न्यूक्लियर डील पर बात करने का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन ईरान कई बार कह चुका है कि उस पर लगाए सभी प्रतिबंधों को हटाए बिना कोई बात नहीं होगी।